हेलो। आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? एक बार कमेंट करके बताइए, इसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। सभी के पास प्रॉपर आवाज़ आ रही है क्या? साथ ही में जो भी लोग अभी जुड़ गए हैं वो जिस भी ग्रुप में हो वहाँ पे इन्फॉर्म कर दें कि लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है, तो बाकी लोग भी आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, आवाज़ प्रॉपर आ रही है जैसा कि मेरे पास मैसेज आ रहे हैं? ठीक है, 1 मिनट का वेट करेंगे, बाकी लोगों को भी आ जाने दो। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट पर, कि एग्ज़ाम डेट जो कुछ स्टूडेंट गए थे सचिव जी से क्या बात हुई उनकी, उन्होंने क्या बोला कि कब तक एग्ज़ाम हो जाएगा, और आप लोग भी तैयारी करें तो किस मंथ को मान के चलें। ठीक है, इससे तैयारी में ना एक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका कि कितना टाइम है, कैसे कैसे तैयारी करनी। ठीक। दूसरी चीज़ बात करेंगे हम, जो टेस्ट है आपका स्कीम पर। स्कीम पर यूपीएससी लेवल का टेस्ट होगा और 2 टेस्ट होंगे 100 क्वेश्चंस के। उन पे बात करेंगे कि ये टेस्ट कब होगा और कैसे आपको तैयारी करनी है। प्लस जो वैल्यू एडिशन कंटेंट है, जिन लोगों को नहीं मिला है स्कीम पर, वो कब मिलेगा, उन सब पे बात होगी। और फिर सीधे हम आ जाएंगे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, इस टाइप के बाइलिंगुअल भाषा में रखे गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सबको दिखें। हर एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी लेवल का है। सेम जो स्कीम पर भी आपका टेस्ट होगा वो भी यूपीएससी लेवल का होगा, ध्यान रखना इसी तरीके का। जो इसके पहले टेस्ट हुआ था जिन लोगों ने दिया है वो भी यूपीएससी लेवल का था, वो पंचायती राज का था, 180 क्वेश्चंस का। तो अब ऐसे ही आपके टेस्ट होंगे जो आपके सिलेबस के अंदर से तो रहेंगे सारे, लेकिन लेवल ऐसा रहेगा कि हर एक ऑप्शन आपको आना चाहिए, तभी आप उसको सही कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एग्जाम डेट। ठीक है, कि एग्जाम डेट क्या है। तो देखिए, कल 8 से 9 स्टूडेंट गए थे, जिसमें कुछ गर्ल्स भी गई थी। आयोग के जो सचिव जी हैं उनसे बात हुई थी उनकी। उन्होंने बोला है कि हम 1 मंथ पहले, जब भी एग्जाम लेंगे 1 मंथ पहले हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन दे देंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको अब ये नहीं सोचना है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो एग्जाम कब होगा। दूसरा, उन्होंने बोला ये एग्जाम हमारे प्रायोरिटी में है, लेकिन कोई भी एग्जाम अब हम लेंगे तो वो एग्जाम आपका इलेक्शन के बाद लेंगे। दैट मीन्स आचार संहिता के बाद। तो आचार संहिता के जस्ट बाद वो आपको नोटिस दे देंगे, और इसके बाद वो जून लास्ट या जुलाई में, तो उन्होंने बोला कंफर्म हम आपका एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, ये हुई एग्जाम की बात। अब ये एग्जाम डिले क्यों हुआ? एग्जाम इसलिए डिले हुआ कि जो जो भी एग्जाम थे उनके अगर स्टूडेंट सचिव जी से जाके बात करते थे, 1-2 बार मिल के आते थे, तो उसके नोटिफिकेशन आ जा रहे थे, डेट्स आ जा रही थी। आप लोगों में से कोई गया नहीं, तो फिर उन्होंने उस पर भी कोई संज्ञान लिया नहीं, इसलिए ये एग्जाम डिले हुआ। उनका साफ यही कहना था कि अब 4 दिन में, 4 डेज में हम कुछ नहीं करेंगे। 4 डेज मतलब जैसा कि इंटरनल खबरें हैं, 12 तारीख से, 12 मार्च से आपकी आचार संहिता लग जाएगी। जो विभाग वाले हैं, जो डिपार्टमेंट इलेक्शन से जुड़े रहते हैं, उनमें अंदर जो इंटरनल विभागीय नोटिस है उसके माध्यम से जानकारी मिली कि 12 मार्च से। तो सचिव जी ने भी सेम यही सोच के बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लोग नवंबर दिसंबर में गए होते तो ये फरवरी तक एग्जाम आपका हो गया होता। खैर कोई बात नहीं। अब आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि आचार संहिता ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो काउंटिंग है वो 20 मई तक किसी भी हालत में निपट जाएगी। ठीक है, अगर ये 20 मई तक आपकी निपट गई, और इसके पहले भी निपट सकती है, तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पहुँच जाना है और उनसे नोटिफिकेशन जारी करवाना है। अगर आप लोग गए तो मुझे लगता है 2 या 3 दिन के अंदर वो नोटिस जारी कर देंगे, और 1 मंथ के अंदर एग्जाम हो जाएगा। हो सकता है आपका जून लास्ट में या जुलाई में तो क्लियर कट हो जाएगा। तो आप लोगों को पढ़ने के लिए पर्याप्त टाइम मिल गया है, पूरी प्रैक्टिस करने के लिए मिल गया है। जो लोग अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किए या जिनका थोड़ा बहुत ही हुआ है, उनके लिए तो बेस्ट चांस मिल गया है। तो बस जून लास्ट मान के आप एग्जाम की तैयारी करो। दूसरी बात करनी है, जो आपका टेस्ट होगा। तो जैसे मैंने बताया कि अभी तक टेस्ट जो हो रहे थे वो आपके टॉपिक वाइज हो रहे थे, अब हम आ गए सब्जेक्ट वाइज पर। 4 सब्जेक्ट हमने टोटल बनाए हैं। एक पंचायती राज का अलग बनाया है, स्कीम का अलग बनाया है। ठीक है, पंचायती राज पे आपका
एक टेस्ट हो चुका है, यूपीएससी लेवल का हुआ था 180 क्वेश्चंस का। स्कीम्स पर हम 2 टेस्ट लेंगे 100 क्वेश्चन के। सारे क्वेश्चन का लेवल यूपीएससी लेवल रहेगा, प्लस इसमें जितनी भी स्कीम है आपकी केंद्र प्लस राज्य, वो सारी आपको पढ़नी है। तीसरी चीज, ये टेस्ट होगा तो कम से कम नहीं तो 80 केंद्र की स्कीमें हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, खासतौर से जो पंचायती राज की मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, हर एक स्कीम से कोशिश की है कि 3 से 4 क्वेश्चन निकलवाए जाए, और वो भी यूपीएससी लेवल। सेम आपका राज्य का है, तो बहुत डिटेल इन डेप्थ पढ़ना। ये टेस्ट आपका कब होगा, तो 2 टेस्ट होंगे। एक होगा आपका 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या होता है, महिला दिवस, ठीक है। और दूसरा होगा 10 मार्च को। ये 2 टेस्ट होंगे स्कीम्स पर। ये चीज आपको जानकारी मिल ही गई टेस्ट। अब आते हैं इसके लिए कंटेंट, जो क्लास में आपको कराया गया स्कीम्स, वो आप पढ़ लेना। इसके बाद इसके पहले एमसीक्यूज हुए हैं, एमसीक्यूज टेस्ट हुए हैं टॉपिक वाइज, 7 हुए हैं स्कीम पर, वो 7 आपको रिवाइज करने हैं। वैल्यू एडिशन कंटेंट, सेंट्रल की स्कीम पे 140 शायद 140 या 170 पेजेज की वैल्यू एडिशन है, बहुत ही तरीके से बनाया गया। ये आप लोगों को आज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद राज्य की स्कीम पर भी 120 पेजेज का वैल्यू एडिशन है। एग्जैक्ट मुझे पेजेज याद नहीं है, ठीक है। तो ये भी बहुत इन डेप्थ बनाया गया। 10 पॉइंट हमने दिए थे कि स्कीम का नाम, फुल नेम, शॉर्ट नेम, कब जारी हुई स्कीम, अलग अलग चरण है तो अलग अलग चरण की डेट, उसका उद्देश्य, उसके लिए कोई व्यक्ति अगर लाभार्थी है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बाद उसकी कुछ उपलब्धियां हो तो वो, जो आपका वित्त का आवंटन है तो उनमें अनुपात क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन डेप्थ कराई गई थी। और ये सारा आपको मिल जाएगा, आज शाम तक ये मिल जाएगा पेड ग्रुप में। इसके बाद एक वैल्यू एडिशन हर टॉपिक पे कराया गया था, वो भी मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, तो सब लोग ओपन कर लीजिए। इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस में अब आप लोगों के कमेंट लिए जाएंगे, ठीक है। कमेंट लिए जाएंगे, आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर बताने का, इसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, जिससे कि आप लोग भी आराम से सॉल्व कर पाए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पहला है, निम्न में से कौन सी संविधान 73वां संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषताएं हैं। इसमें देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे ना कि ये आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे, ये समझदारी से निकलते हैं। जिनकी बहुत अच्छी समझ हो ना, वो भी गलती करके आते हैं, ठीक है। तो 73वां संशोधन अधिनियम सबको पता है, पंचायतों से संबंधित था। इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, 73वां आपका पंचायत से संबंधित था, और जो 74वां था 74th वो नगर पालिकाएं यानी शहरी स्थानीय निकाय, ठीक। पंचायतों में तीनों आ जाती हैं, जिला, खंड यानी कि पंचायत समिति, और तीसरा ग्राम पंचायत। तो पहला क्वेश्चन का, ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध था कि नहीं था, बिल्कुल था। इसके बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर स्थानों का आरक्षण, क्या इसकी विशेषता थी, बिल्कुल थी। आप लोग जवाब देते रहो, इसके बाद फिर इसको सॉल्व कराया जाएगा। और या फिर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं ही सीधा सॉल्व कराता रहूं, आप लोग को जवाब देने का टाइम ना दिया जाए, तो वो बताइए। इसके बाद तीसरा है, राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये भी सही होना चाहिए। और संविधान में 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापन, तो संविधान में 11वीं अनुसूची, ये भी पता होना चाहिए कि 11वीं अनुसूची आपकी पंचायतों के लिए है और 12वीं नगर पालिकाओं के लिए, ठीक है। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑल राइट, हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम लोगों ने सही इसका जवाब दिया है कि सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो सी हो जाएगा 1 2 3 4 राइट। अगले पे आते हैं, व्याख्या देख लो, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ये व्याख्या में पूरा एक टॉपिक क्लियर होता है। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
भाग 9 में आपकी पंचायतें हैं, ये भी ध्यान रखना। भाग IX में क्या है, पंचायत, और भाग 9 का IX-A इसमें क्या है, आपकी नगर पालिकाएं। तो ये भी ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, इसके बाद इसके अंतर्गत सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान किया गया। ग्राम, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वहां के लोगों द्वारा हर 5 वर्ष में राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में होगा। यह अधिनियम सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित करता है। तो ये ध्यान रखना कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायतों का जो कार्यकाल है कब से माना जाता है, शुरू कब से माना जाता है। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 साल माना जाता है। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि जो ग्राम प्रधान होता है इसका कार्यकाल क्या होगा, क्या ये 5 वर्ष होगा। तो अगर कहीं पे 5 वर्ष दिया है किसी में ऑप्शन, अगला ऑप्शन दिया है कि पंचायत के कार्यकाल तक, तो आपको पंचायत के कार्यकाल तक लगा के आना है, क्योंकि ग्राम प्रधान तभी तक बना रहेगा जब तक कि पंचायत का कार्यकाल। फिर इसके साथ ही पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध होता है। ये तो पता होगा, 243D आरक्षण देता है, डी में आप 3 लगा दो तो ये क्या हो जाता है आपका, महिलाओं के लिए आरक्षण। महिलाओं के लिए भी प्रत्येक स्तर पर कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, लेकिन अगर कोई राज्य महिलाओं को 50% तक आरक्षण देना चाहता है तो वो दे सकता है, ये भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, ये देख लीजिए। पंचायतों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कथन देख लीजिए। पंचायतों के सदस्य सीधे ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। पंचायतों के चुनावों का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सरकार कानून द्वारा किसी पंचायत को कर उगाही के लिए प्राधिकृत कर सकती है। और चौथा ऑप्शन है, प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक के आयोजन की तिथि से आरंभ करके 5 वर्ष तक कायम रहती है। आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, मैक्सिमम लोग सही बता रहे हैं, सी वह गलत है। ध्यान रखो कि केंद्र सरकार जो है ना, केंद्रीय विषय ही नहीं है पंचायत, तो केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। केंद्र सरकार अगर करना चाहे तो संविधान संशोधन जरूर कर सकती है, बाकी कोई रोल नहीं है। केंद्र सरकार का एक और रोल होता है कि वो अनुदान दे सकती है पंचायतों को। फंड का डिसबर्सल इस प्रकार से कर सकती है कि वो उनकी नीतियों को अफेक्ट करे, कि जैसे केंद्र ने बोला कि जो आपका 90% फंड है वो तो ऐसे दे दिया हमने, लेकिन 10% एक्स्ट्रा उन लोगों को मिलेगा जो अस्पताल हर जगह हो जाएंगे। तो फिर राज्य मजबूर हो जाते हैं पंचायतों में अस्पताल बनाने के, तो केंद्र इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो इसका वही है कि पंचायती राज अधिनियम, इसका अधिनियम का नाम 1992 है, लागू हुआ था 1993 में, 24 अप्रैल को लागू हुआ था। दैट मीन्स इस दिन क्या, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बाद ग्राम सभा के चुनाव में ग्राम स्तर पर गठित पंचायती क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति भाग लेते हैं। दैट मीन्स ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा की जो निर्वाचक नामावली है उस गांव की या पंचायत की, वो मिलके बनाती है ग्राम सभा। कुछ लोगों को अभी तक ये अंतर नहीं पता चला कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। तो जो उस पंचायत के सारे वोटर होते हैं वो मिलके बनाते हैं ग्राम सभा, और ग्राम पंचायत वो होती है जिसको लोग चुनते हैं, जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े होकर चुन के आते हैं, वो होती है ग्राम पंचायत। ठीक है, पंचायतों के चुनाव का आयोजन ये तो पता ही है, हर 5 साल में होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पंचायतों की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। पंचायतें करों, शुल्कों, मार्ग करों इत्यादि की उगाही, संग्रह और प्रयोग कर सकती हैं, क्या ये सही है। दूसरा, एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया है वह पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तिथि से सामान्यतः 5 वर्षों तक जारी रह सकती है।
एक पंचायत जो असामयिक विघटन मतलब समय से पहले उसका विघटन अगर हो गया किसी पंचायत का के बाद पुनर्गठित की जाती है तो वह पूर्ण अवधि के केवल शेष काल तक जारी रह सकती है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है बताइए। इसमें बहुत सारे लोगों का गलत है। तो बस यही मैंने बताया कि आपने सब कुछ पढ़ा है लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। पंचायत का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 21 वर्ष। आप लोगों को ये पढ़ाया गया है कि पंचायत का सदस्य या प्रधान बनने के लिए वही एलिजिबिलिटी चाहिए जो आपके यहाँ क्या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए, एमएलए के लिए। लेकिन एक अंतर क्या है इसमें? एक अंतर ये है कि जो उम्र उसमें 25 वर्ष चाहिए, इसमें 21 वर्ष। तो ये अंतर छोड़ के बाकी सारी एलिजिबिलिटी वही चाहिए। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बाकी सारे सही है। 5 वर्षों तक जारी रहेगी, ये करों का प्रयोग कर सकती है और असामयिक विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है तो वह पूर्ण अवधि के केवल मतलब 5 वर्ष की जो अवधि होगी तो उसमें जो शेष रह जाएगा, सपोज करो कोई पंचायत 3 वर्ष बाद विघटित हो जाती है तो जो नई पंचायत गठित होगी वो केवल 2 वर्ष के लिए होगी। अगली बार जो चुनाव होंगे वो सब सारी पंचायतों के साथ ही होंगे इसके। अगला आ जाते हैं, निम्न में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्न में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण और कार्मिकों के मामले। कार्मिकों के मामले क्या होते हैं? जो कर्मचारी हैं पंचायतों के, ये भी बिल्कुल होते हैं राज्य सरकार के अंडर में। आप लोग पहले जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। इसका विधि निर्माण ये भी है, आर्थिक मामले भी दिए गए हैं, नागरिकों की शिकायतों वाले मामले पर राज्य सरकार का पंचायतों पर नियंत्रण नहीं होता है। आवाज आ रही है आप लोगों के पास? एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। तो यही देख लीजिए, आईएएस का ये क्वेश्चन है 73वें संशोधन द्वारा। ये बार बार मैंने सॉल्यूशन में क्यों लिखा है कि आपको याद हो जाए, बार बार आपके सामने से गुजरेगा तो याद हो जाएंगी चीजें कि ये संशोधन क्या था। 73वां पंचायत 11वीं अनुसूची इससे रिलेटेड है। इसमें राज्य सरकारों को कुछ क्षेत्रों पर स्थानीय निकायों के ऊपर अधिकार दिया गया, मतलब राज्य सरकार का अधिकार रहेगा। कौन कौन से क्षेत्र? कार्मिक, विधि और आर्थिक क्षेत्र। लेकिन नागरिकों की शिकायतों वाले मामले पर राज्य सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। अगला देख लीजिए, पंचायत के संस्थापन के संबंध में भारत के संविधान के उपबंध निम्न में से किस एक राज्य पर लागू नहीं होते? ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत जगह पूछा जा चुका है। तो इनमें से किस राज्य पे जो पंचायतों वाले उपबंध हैं 73वें संशोधन, ये किस राज्य पर लागू नहीं है? आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसमें हो जाएगा मेघालय। देखो ये 3 राज्य हैं, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। इसके अलावा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में सारा शहरी क्षेत्र है तो पंचायती राज यहाँ लागू नहीं है। शहरी स्थानीय निकाय है, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिल्ली में लागू है लेकिन 73वां नहीं है, ठीक है। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर भी पहले था अभी, लेकिन वो उसमें लागू हो गया। इसके अलावा 5वीं अनुसूची, 5th अनुसूची के कुछ क्षेत्र, पूरा राज्य नहीं, 10 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा है तो वो वाले क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आते हैं। तो जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं वहाँ पे पंचायती राज एक्ट लागू नहीं है, यानी कि ये 73वां संशोधन, वहाँ पे पेशा एक्ट लागू है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह कानून नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।
24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसकी बात हो चुकी है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के 73वें संशोधन के विषय में सही है, ये आप लोगों को बताना है। पंचायतों को संवैधानिक स्थिति, पहले आप लोग जवाब दे दिया कीजिएगा, कुछ पता चले जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा इसका आंसर। थोड़ा इसको शॉर्ट किए दे रहा हूं, दिख रहा है सभी को इतने शॉर्ट में? हाँ, नरेंद्र पांडे सही बोल रहे हैं। जो दार्जिलिंग हिल है ना, तो दार्जिलिंग हिल काउंसिल छोटे छोटे से ऑटोनोमस रीजन है इंडिया में, तो वहां पे भी ये लागू नहीं है, समझे। यहां तक कि इन राज्यों में जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां पे भी, जहां जहां स्वायत्त परिषदें हैं वहां पे भी लागू नहीं है। तो पूरे राज्य की बात होती तब ये 4 राज्य आते हैं, लेकिन अगर आपका राज्य के अंदर छोटे छोटे से ऑटोनोमस काउंसिल हैं तो ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां ये लागू नहीं है। तो अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के 73वें संशोधन के विषय में सही है। पंचायतों को संवैधानिक स्थिति बिल्कुल दी गई थी। अनुसूचित जातियों या विषय के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण बिल्कुल। जिला योजना के लिए स्थायी संरचनाओं का उपबंध करना। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये तो है ही। अनुच्छेद ध्यान रखना 243 का से लेके 243 रा तक। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय दिए गए। साथ में ये भी लिखा है, आप लोगों को बताना है कौन सा अनुच्छेद है जिसमें न्यायालयों को वर्जित किया गया है निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन, इनकी सुनवाई करने से रोकता है, ठीक है। इसके बाद इस उपबंध द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में जो SC ST हैं उनके लिए आरक्षण की बात है, महिलाओं के लिए भी है, ठीक है। जिला योजना के लिए जो स्थायी संरचनाएं हैं, जिला योजना समिति 243ZD, ये है अनुच्छेद जिला योजना का। और 243ZD किसमें आता है? 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो जिला योजना के लिए स्थायी संरचनाओं का उपबंध 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया, ना कि इस वाले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अच्छा, जो भी स्टूडेंट नहीं आए हैं उनको बुला के लाइए, खासतौर से जो सुपर ग्रुप वाले हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। पहला ऑप्शन देख लिया, अगला देखिए। थोड़ा सा क्या है कि ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में थोड़े बड़े हो गए हैं ना, तो फॉन्ट छोटा करना पड़ रहा है। हाँ, ये है कथन कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। दूसरा, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। क्या यह सही है? इसको बताना है आपको। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, तो ये शब्द याद रखना, जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना। यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, ये भी सही है आपका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G, जी मतलब जॉब, जॉब मतलब कार्य, तो ये भी सही है कि 243G क्या करता है? पंचायतों के कार्यों का वर्णन करता है, ये भी सही है। ये कब है, कब से लागू हुआ प्रभावी? 24 अप्रैल
ना कि 15 अगस्त। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो बी आपका गलत है। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। 243 जी में क्या है? पंचायतों की शक्तियां, उनके अधिकार, उत्तरदायित्व, इनका उल्लेख है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये हर जगह आपको कहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा कि आपको लिखा हुआ मिल गया। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज से सॉल्व होगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मिल जाए तो ये क्या है? विकास में जन भागीदारी, मूल उद्देश्य की बात की गई। अगर ऐसे बात करो तो उद्देश्य में तो सारे आ जाएंगे, लेकिन मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा हो जाएगा अगर जाओगे तो। सबसे मूल क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगर केवल एक है लेकिन कूट है यहाँ पे, ठीक है, कूट है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका? विकास में जन भागीदारी भी आ जाएगी। पहले आप लोग बताइए इसका क्या होगा आंसर, फिर चलते हैं आगे। राजनीतिक जवाबदेही क्या जरूरी है? यहां पे इस स्तर पर राजनीतिक जवाबदेही की बात नहीं हो रही है। वित्तीय संग्रहण ये भी नहीं है, वित्तीय संग्रहण पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, इनका खुद का संग्रहण भी उतना ज्यादा नहीं होता। तो केवल क्या हो जाएगा? 1 और 3 ऑप्शन कहाँ है? ये है सी। अब थोड़ा जल्दी करते हैं। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य आम जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, सत्ता शासन का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना है, सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी होती है तो जन भागीदारी हो जाएगी। अगला है स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है किसका? संघवाद का। संघवाद क्या होता है? राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच में पारस्परिक अच्छे संबंध, ठीक है, और दोनों स्तरों पर शक्तियों का विभाजन और सब एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करें। दूसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, बिल्कुल। प्रशासकीय प्रत्यायोजन क्या होता है? जो अधिकारियों को ऊपर से कानून बनता है, कानून किसको देता है? मंत्रियों को ताकत देता है, मंत्रियों वो ताकत ट्रांसफर करते हैं अधिकारियों को। इसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे स्विट्जरलैंड है, छोटे छोटे देशों में होता है जहां हर एक बड़े फैसले में जनता सीधा वोट करती है, तो वो ये भी नहीं है। यहाँ पे तो आप प्रतिनिधियों के माध्यम से, पंचायत में भी क्या है? आप प्रधान चुनते हो, प्रधान क्या है? आपका प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधियों के माध्यम से ही आप शासन करते हो। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। निम्न में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या कौन सा करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग। बताइए आप लोग। कूट है, केवल एक सही नहीं है इसमें, कूट चुन के बताने हैं। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्सिमम लोगों के गलत हो रहे हैं, ध्यान रखना। फिर से देख लो इसके ऑप्शन। सर्वोत्तम व्याख्या, तो सर्वोत्तम व्याख्या अभी जो पिछला किया था वही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी। वित्तीय शक्तियां यहां नहीं होगा, जस्ट बताया, इसके बाद भी सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं बहुत से लोग। और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ये दो नहीं होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? बड़ा ही नॉर्मल सा है कि पंचायती राज जो मामला है, विषय है, वो किसका? राज्यों का है। और राज्यों में कानून कौन बनाता है? राज्य का विधानमंडल। सीधा क्वेश्चन था कि पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास है। संविधान के अनुच्छेद 243 खा 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं होगा जहां जनसंख्या 20 लाख से कम हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन यानी कि असर्शन और दूसरे को रीजन से चिन्हित किया गया। अभिकथन क्या है? प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर किया जाएगा। बिल्कुल सही है। उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से क्या है? कम है। अनअधिक का मतलब कम है। अब आपको बताना है कि इसका क्या है। बताइए, फिर इसका आंसर बताते हैं। देखिए, इन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको सब कुछ सही पता हो, इसके बाद भी लोग क्या है गलत करके ये आते हैं कि व्याख्या है कि नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दो ऑप्शन में होता है। तो देखो, फिर से समझो, इनको क्वेश्चन को समझो कि प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन इस पे होता है, तीनों स्तरों पे होता है, लेकिन जहां पे 20 लाख से कम जनसंख्या वहां मध्य स्तर पे नहीं होगा। लेकिन क्या ये दूसरा वाला पहले की व्याख्या कर रहा है? तो नहीं कर रहा है। अगर यहां लिखा होता कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार तीनों स्तरों पर पंचायती राज का गठन किया जाना आवश्यक है ना, तब लगता है कि हाँ ये व्याख्या कर रहा है। तो ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243 खा दो के अनुसार उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब होना चाहिए आप लोगों के पास। ये विचार किसने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तिलक, एनी बेसेंट, एम एन रॉय और गांधी जी। बताइए क्या होगा इसका। देखो, ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, गांधी जी होगा। एक ये भी था कि पंचायती राज की जो है ना सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे, तो गांधी जी आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और आते हैं तो बहुत सारे उसमें गांधी जी रहते हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। छोटे छोटे जो मेटकॉप बोल रहे हैं ना, चार्ल्स मेटकॉप वाला, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। चार्ल्स मेटकॉप ने क्या बोला था कि भारत में पंचायतों के रूप में बहुत सारे छोटे छोटे गणराज्य हैं, वो अलग चीज है। गांधी जी ने बोला था, गांधी जी ने सपना देखा था आगे के लिए, मेटकॉप ने जो देख के आए थे वो बताया था। गांधी जी ने बोला था कि हमें इसको सच में बनाना है गणराज्य। जो आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत वाला आप लोगों को बताया था, याद कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। उसे तकनीकी सहायता कहां से प्राप्त हुई थी? तो बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को प्रारंभ करने के लिए भारत ने किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसका जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, उस उसके अंदर पहला कार्यक्रम कौन सा था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारिता आंदोलन और सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। बताइए ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपका समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है और उसके अधीनस्थ होती है। एक सही आपको जानना है। क्या स्थानीय शासन राज्य सरकार से अपने अधिकार और विषय प्राप्त करती है? ये बहुत ध्यान से समझना। व्यक्ति इसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। आप तो भूल जाओ, बहुत सारे यूपी पीसीएस जो मेंस लिखे वो भी नहीं कर पाते कि जो स्थानीय शासन है क्या उन्हें राज्य सरकार से अधिकार मिलते हैं? कहां से अधिकार मिलते हैं बताइए इसका।
एक सही बताना है। स्थानीय शासन राज्य सरकार पर अनाश्रित होती है, तो क्या ये भी है कि स्थानीय शासन राज्य सरकार पर बिल्कुल आश्रित नहीं होती है? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है, क्योंकि 243 जो आपका संविधान का 243 इससे होते हैं अनुच्छेद आपके स्टार्ट। यहां से आपको क्या मिलता है? अधिकार मिलते हैं स्थानीय स्वशासन को। अगले उस पर चलते हैं। अगला ऑप्शन था इसी का, स्थानीय शासन राष्ट्र हित के कार्य संपन्न करता है। तो क्या स्थानीय शासन का राष्ट्र के मामलों से लेना देना है? वो तो ग्राम स्तर पे, स्थानीय स्तर पे काम कर रहा है। राष्ट्रीय नीतियां या राष्ट्र के हित के लिए काम कौन करेगा? संघ सरकार। अगला है, स्थानीय सरकार नाम की संस्थाएं होती हैं। फिर से आपका वो क्वेश्चन आ गया जो नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा। स्थानीय सरकार नाम की संस्थाएं होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं? केवल प्रजातांत्रिक देशों में, केवल उन प्रजातांत्रिक देशों में जहां संसदीय प्रणाली हो, केवल संघात्मक प्रणाली के प्रजातांत्रिक देशों में, दुनिया के लगभग सारे देशों में। कहाँ कहाँ होती हैं? तो देखिए, स्थानीय सरकार नाम की संस्थाएं आपकी केवल प्रजातांत्रिक देशों में होती हैं। अगर वो देश प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक है, वहाँ पे लोकतंत्र है, तो स्थानीय शासन होता है। ठीक है, एक समय के बाद वो पावर दे देते हैं नीचे। अब चाहे वो कोई भी प्रणाली हो, चाहे वो संसदीय प्रणाली हो और चाहे अध्यक्षात्मक या संघात्मक। संघात्मक प्रणाली कहाँ पे है आपकी? अमेरिका। संघ तो इंडिया भी है। प्रणाली जो शासन की प्रणाली होती हैं, एक संसदीय होती है जो कि इंडिया में, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक। दोनों जगह स्थानीय स्वशासन हो सकता है। ठीक है, जो आपके तानाशाही मोनार्क वाले देश होते हैं, ठीक है, राजशाही वाले, यहाँ पे स्थानीय शासन नहीं होता है। अगले पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा निम्न में से कौन से कारण बताए गए थे? यहां से आपके बहुत सारे, जैसे अशोक मेहता समिति की बात होगी तो अशोक मेहता के सारे जितने भी इनकी मैन मैन सिफारिशें थी सारी आ जाएंगी एक ही उसमें। तो पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति ने कौन कौन से कारण बताए थे? सबसे पहला, अधिकारी तंत्र की भूमिका, इनकी वजह से ह्रास हुआ। दूसरा, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। तीसरा, लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब जो कॉन्सेप्ट, जो विषय है पंचायती राज का, तो उसमें बहुत सारी जगह अस्पष्टता है। अस्पष्टता जहाँ पे होती है तो क्या होता है, अधिकारी काम करने से हिचकते हैं और जो पावरफुल संस्था होती है वो उसका फायदा उठाती है, तो इन्होंने ये बोला। इसके बाद लैक ऑफ जेंडर पैरिटी, लिंग समता का अभाव। तो क्या कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जो इन्होंने बताए थे? तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये चौथा नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अशोक मेहता समिति पर। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति ने अधिकारी तंत्र की भूमिका, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और संप्रत्यात्मक स्पष्टता के अभाव को मुख्य कारण माना है। यहाँ पे अशोक मेहता की सारी वो सिफारिशें नहीं आई, आगे आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और है जहां तक मुझे याद है इसमें। ठीक है, अगला क्या है, निम्न में से किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी लाइन पर किए जाएं? देख लीजिए, सबसे पहले बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता कमेटी, इसके बाद धर कमेटी और BKRB राव कमेटी। बताइए इसमें से।
किस कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज के चुनाव पार्टी लाइन पर किए जाएं? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? अशोक मेहता कमेटी। इनके बारे में जान लेते हैं। विकास आयोजना और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की सीमित होती हुई भूमिका के कारण नए सिरे से अध्ययन करने के लिए कब हुआ था गठन? 12 दिसंबर 1977 को। किस सरकार ने किया था? जनता पार्टी की पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, मोरारजी देसाई। इन्होंने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में प्रस्तुत की। मेहता समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थी? हालांकि केंद्र स्तर पर जैसे ही इन्होंने रिपोर्ट दी थी उसके बाद केंद्र में क्या हुआ था? सरकार चली गई थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार आ गई थी, तो केंद्र में इनकी जो सिफारिशें थी वो लागू नहीं हुई थी। कई राज्यों में जनता पार्टी की सरकार हुई थी, मतलब सरकार थी वहां पे, वहां ये लागू हुई थी, ठीक है। अब आते हैं क्या क्या सिफारिशें दी थी। पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इन्होंने बोला था कि मंडल और जिला दो स्तर पर पंचायती राज होना चाहिए और जिला स्तर को मुख्य कार्यकारी निकाय बनाओ। फिर जिला परिषदों का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होना चाहिए। जिला परिषद और जिला पंचायत सेम है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जिले की समस्त विकास परक गतिविधियों जिनका संचालन अब तक राज्य द्वारा किया जाता है, अब वो जिले के द्वारा होना चाहिए। जब जिले के द्वारा होगा तो अगला ऑप्शन देखो, जिलाधिकारी को जिला परिषद के अधीन किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी सिफारिशें किसकी हैं? अशोक मेहता की, कि जिलाधिकारी को किसके अधीन होना चाहिए? जिला परिषद यानी कि जिला पंचायत। परिषद का अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति होना चाहिए। जो जिला परिषद है इसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए? सरकार का कोई कर्मचारी नहीं होना चाहिए, चुन के आना चाहिए, ठीक है। इनकी अगली सिफारिशें देखेंगे, पहले पेड बैच की जानकारी ले लीजिए आप लोग। जो लोग भी पेड बैच से नहीं जुड़े, अगर वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी तैयारी एक तरीके से हो जाए, तो वे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। पंचायती राज की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, कंप्यूटर की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, पंचायती राज पे 2 फेजेज में टेस्ट हुए, एक बार 15, दूसरी बार 12। हर एक टेस्ट में एक टॉपिक से रिलेटेड 150 से 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। इस प्रकार से 3 से 4 हजार क्वेश्चन तो टोटल पंचायती राज पर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, टास्क समय समय पर होते रहते हैं। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और जो भी आप लोगों के सिलेक्शन के लिए जरूरी हो वो सारे काम होंगे। ध्यान रखिए, अभी भी जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं जो सुपर ग्रुप के, उनका वो लेवल आ चुका है कि वो 85 और 90 स्कोर आराम से कर रहे हैं, कहीं पे भी टेस्ट देने जा रहे हैं। तो ये केवल ये फ़ायदा वहाँ पे आपको मिल सकता है। फीस 299 है। इस नंबर पे पे करना है, नेम देख लेना और इसके बाद स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पर भेज देना है। और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगली सिफारिश पे चलते हैं जो अशोक मेहता समिति की थी। सारी सिफारिशें लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला? जिला परिषद और मंडल पंचायतों को पर्याप्त संसाधन हस्तांतरित किए जाने चाहिए। पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेने की सुविधा होनी चाहिए। तो जो राजनीतिक लाइन पर पंचायत चुनाव होने चाहिए, ये इन्होंने बोला था। इन संस्थाओं के चुनाव समय पर अनिवार्य होने चाहिए। न्याय पंचायत बनाने का सुझाव, ये भी क्वेश्चन आता है, तो यहां से ध्यान रखो, न्याय पंचायत बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो अगर इसका सही आंसर आपको है तो वो है अशोक मेहता, जो माना जाता है। आगे चल के एलएम सिंघवी भी बोलेंगे कि न्याय पंचायत बननी चाहिए, लेकिन जैसा मैंने बोला कि कोई चीज एक बार मांग होती है तो वो मांग आगे की जितनी भी कमेटी हैं वो भी रखती हैं अपने उसमें। लेकिन जो आयोग जिसका मानता है, जैसे अशोक मेहता ने संवैधानिक दर्जा देने की मांग अशोक मेहता ने भी सिफारिश की थी, लेकिन इसको कौन मानता है? एलएम सिंघवी का मानते हैं कि संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने? एलएम सिंघवी ने की थी। न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश अशोक मेहता ने की थी, ये ध्यान रखना। अगला है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसा मैंने बोला कि इन्होंने भी ये बोला था, लेकिन जो माना जाता है आंसर सही वो किसका माना जाता है? एलएम सिंघवी का। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? वही क्वेश्चन आ गया।
तो किसने की थी? अशोक मेहता ने। पीपीएससी का क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने दे दिया कि आपको पता होना चाहिए। पहले ये क्वेश्चन 2-3 जगह पूछा जा चुका, और जो इन आयोगों ने माना वो आप करके आ सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20, बी। बी मतलब अशोक मेहता। अगले पे आते हैं। निम्न में से कौन सी एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश या सिफारिशें हैं? बताइए इसमें से एलएम सिंघवी समिति की कौन कौन सी सिफारिशें हैं इनमें से? गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए। इसका जवाब पहले आप लोग दीजिए, फिर बताता हूं। तो गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए, बिल्कुल इन्होंने भी बोला था, अभी बात हुई है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता, ये तो आयोग भी मानता है, तो संवैधानिक मान्यता में एलएम सिंघवी ही लगा के आना है, ध्यान रखना। न्याय पंचायत में जरूर आप अशोक मेहता लगा के आए। इसके बाद ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन, इसकी भी इन्होंने बात की थी, तो तीनों सिफारिशें इनकी थी, ऑल ऑफ द एबव। डी हो जाएगा इसका। अगले पे चलते हैं। पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था? तो संवैधानिक संशोधन का सुझाव जो मैंने बोला वो किसने दिया था? एलएम सिंघवी का माना जाता है, 1986 में बनी थी। जीवी के राव कब बनी थी? 1985 में। पी के थुंगन में देखो कहीं कहीं 1988 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 1989 रहता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो ये नहीं पूछा जाएगा कि 88 में ये बनी थी कि 1989 में बनी थी। ठीक है, कभी कभी बनी तो थी 88 में, लेकिन इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो 89 में दी थी। आगे चलते हैं। तो इसमें क्या बताना है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। बी हो जाएगा, एलएम सिंघवी। पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? बताइए इसका जवाब क्या होगा? कौन सी समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये पता होना चाहिए, संथानम कमेटी 1962 में बनी थी। इसी कमेटी की सिफारिशों पर सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था। आगे चल के इसी सीवीसी के अंतर्गत सीबीआई की स्थापना हुई थी। सीवीसी का काम क्या है? हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में छोटे से लेकर बड़े कर्मचारियों के बीच में अगर भ्रष्टाचार है तो इसको पकड़ना, इसके लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था आपका। तो संथानम कमेटी आपकी किससे? पंचायती राज से संबंधित नहीं है, बाकी सारी संबंधित हैं। आगे चलते हैं। तो संथानम कमेटी भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी, एलएम सिंघवी, सादिक अली और अशोक मेहता। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका दिनेश गोस्वामी समिति। चुनाव सुधार के लिए इस समिति का गठन हुआ था, 1990 में गठन हुआ था। अन्य समितियां उनके सन दे दिए हैं, तो जो मैंने बोला कि सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखना, जो भी चीज़ आपके नोट में ना हो उसे आपको क्या करना है? नोट कर लेनी है। तो दिनेश गोस्वामी समिति का गठन चुनाव सुधार के लिए 1990 में हुआ था। बाकी बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता 1977, जीवी के राव 1985, एलएम सिंघवी 1986, पी के थुंगन 1988, सादिक अली 1964 में बनी थी। ये किसने बनाई थी? राजस्थान सरकार द्वारा, और ये भी पंचायती राज से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद देख लीजिए आप लोग।
243 खा गा घा इया। तो ये तो बड़ा ही नॉर्मल है। आगे चल के जब आप इसके अंदर और खंड में जाओगे ना तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ये तो सबको पता है 243D, इसी में ही सारे आरक्षण की बात हुई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत 40 जो है ना आपका, तो इसमें पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाइयों की बात की गई बनाने की। डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और एक गांधीवादी अनुच्छेद है। ठीक है, गांधी जी के ये सपना था कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वशासन की इकाइयां बनाई जाए। इसके बाद कुटीर उद्योग जो 43 है अनुच्छेद, वो भी गांधी जी से संबंधित है। 73वें संशोधन 1992 के द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में एक भाग 9 जोड़ा गया। इस भाग में 243 से लेकर 243 में पंचायतों के प्रावधान है। 243 घा का खंड 3, इसके तहत महिलाओं, जिसमें SC ST समुदाय की महिलाएं भी हैं, इनके लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। राज्य इससे अधिक अनुपात में आरक्षण देने के लिए स्वतंत्र है। जैसे बिहार और बहुत सारे राज्यों ने 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को। अब देख लो कहाँ कहाँ आपका 50% आरक्षण है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, केरल, इसको नोट कर लेना जिसका भी नोट नहीं है। तो आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, MP, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इन सब ने 50% आरक्षण दिया है। यूपी के बारे में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। यूपी ने अभी केवल 1/3 आरक्षण दिया है पंचायतों के तीनों स्तर पे और नगर पालिका के भी तीनों स्तर पे। तो इस चीज को ध्यान रखना, कुछ लोग यूपी में कंफ्यूज होते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं में उत्तर प्रदेश में महिलाओं हेतु कितना, 1/3 आरक्षण ही है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता था कि जो आपका आरक्षण है वो किस लेवल पे, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किस लेवल पे दिया गया। तो पहले तो पंचायती राज लोग करके आ जाते थे। अब ध्यान रखना, अब ये आरक्षण आपका लोकसभा और राज्य विधानसभा में भी मिल चुका है। लागू अभी नहीं हुआ बट कानून बन चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना और लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, जो अवधारणा वाले आते हैं, आपके नॉलेज को चेक करते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य पूछा गया, अगर कूट पूछा जाता है, 1 मिनट में देख लूँ इसमें क्या है, कूट नहीं है, ठीक है, तो फिर यही हो जाएगा कि लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। जो मैंने बोला कि एक अगर आ जाए कहीं पे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो वो आपको करके आना है। स्थानीय स्वशासन आ जाए तो वो आपको तुरंत लगा के आना है, या फिर विकास मूलक प्रशासन में लोगों की भागीदारी। ये 3 ऑप्शन पंचायती राज से रिलेटेड मिले तो आपको करके आना है। अगला आ जाता है, निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। 1 राज्य का राज्यपाल, दूसरा राज्य का विधानमंडल, तीसरा भारत की संसद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। और चौथा कौन सा है, चौथा ऑप्शन में प्रेसिडेंट। तो ये ध्यान रखो, ये पंचायती राज किसका विषय है, पंचायती राज राज्यों का विषय है। राज्य का विधानमंडल कोई भी कानून बना सकता है। पंचायतों की संरचना क्या होगी, कितने सदस्य होंगे, कौन प्रधान होगा, किसे क्या बोला जाएगा, इनका चुनाव कैसे होगा, ये सब चीज विवेकाधीन अधिकार हैं राज्यों के। तो राज्य का विधानमंडल इस पे क्या है, काम कर सकता है। अगले उस पर चलते हैं, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो ये तो कई बार बोल चुका हूं मैं कि पंचायती राज प्रणाली आपकी राज्य सूची का विषय है। अगले उस पे आते हैं, एक और क्वेश्चन बनता है कि जो जन्म मृत्यु पंजीकरण है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण वो किस सूची का विषय है। ठीक है, तो जन्म मृत्यु पंजीकरण आपका समवर्ती सूची में आता है, केंद्र और राज्य दोनों में आ जाता है। जनगणना की बात हो तो जनगणना किस का विषय है, जनगणना सिर्फ और सिर्फ केंद्र का विषय है।
अगला है अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। तो कहाँ आरंभ किया गया, इस क्वेश्चन में भी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये तो सबको पता है कि नागौर जिला, राजस्थान, यहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था पंचायती राज। तो राजस्थान में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया। एक क्वेश्चन आता है कि पूरा राज्य में सर्वप्रथम पूरे राज्य में कहाँ लागू किया गया, है ना। तो पूरे राज्य में सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था, आंध्र प्रदेश में। यह द्वितीय सेकंड जो ऐसा राज्य जहां पे पंचायती राज लागू किया गया था वो भी आंध्र प्रदेश है, लेकिन पूरे राज्य में ये पहला है। अब आता है इसका पहले सॉल्यूशन देख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, यहाँ पे पंडित नेहरू ने लागू किया था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े और टफ हो जाएंगे। निम्न पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। जो जिला योजना समिति बनती है ना, तो जिला योजना समिति जिले के लिए योजना बनाती है, तो इसमें किसे शामिल किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कूट में देख के बताना है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। इसका जवाब दीजिए तभी इसका बताऊंगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखो, जो जिले की योजना होती है ना, तो देखो जिला का एक क्षेत्र है, सपोज करो जिले में गांव भी आ रहे हैं आपके, वो भी शामिल होंगे। जिले में जिला वाला क्षेत्र कभी कभी शहरी क्षेत्र होता है, तो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, नगरीकरण होते हैं, वो भी होते हैं। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और नगर पंचायत तीनों शामिल हो जाएंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 सभी। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषयों का समावेश होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, यानी कि जो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम है वो ग्राम के लिए है, वो भी आ जाएगा। इसका उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961, इनके सन भी ध्यान रखना अधिनियमों के, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 द्वारा उल्लिखित किए गए हों, तो इन सभी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए बनेगी। निम्न में से किसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, अगर आपने डायरेक्ट इसका आंसर नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन करने में मुश्किल हो जाएगा। तो किसे पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है। वैसे ये आपके क्लास नोट में मैक्सिमम चीज़ें तो आपकी क्लास नोट में आ ही गई हैं, ये भी डायरेक्ट लिखा है। तो जो ग्राम सभा होती है ना, वो पंचायती राज व्यवस्था की क्या है, आधारशिला है। ये हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये डेमो है, सेम आपका जो टेस्ट पेपर होगा यूपीएससी लेवल का योजनाओं पर, ऐसे ही होगा। हर एक ऑप्शन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। भारत में ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला है। अब पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी है, कि जो इनकी प्रथम बैठक होती है वो जिस दिन से होती है या प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से लेके अगले 5 वर्ष तक, हर उसका कार्यकाल, लोकसभा का भी कार्यकाल यही होता है, विधानसभा का कार्यकाल भी यही होता है, प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगले उस पर चलते हैं, थोड़ा इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 243 या में पंचायतों के कार्यकाल का वर्णन है। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। प्रत्येक पंचायत इसके प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों तक कार्य करेगी। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार उसको पहले भी विघटित किया जा सकेगा। उस 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पहले यदि पंचायत विघटित कर दी गई तो विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर निर्वाचन होने चाहिए।
समय पूर्व, अगर समय पूर्व क्या हो गया, विघटन हो गया, तो अगली जो पंचायत चुन के आएगी वो केवल अवशिष्ट अवधि, जो बची हुई अवधि है, उसके लिए ही काम करेगी। यदि बची हुई अवधि 6 महीने से कम है तो फिर निर्वाचन नहीं कराया जाएगा। जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं या जो वो निर्धारित करे, उस प्रक्रिया द्वारा प्रशासन चलेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। अगला कथन क्या है, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, इसका जवाब दीजिए। देखो पहला वाला तो आपका गलत हो जाएगा, सीधा दिख रहा है 25 वर्ष नहीं है, पंचायत सदस्य के लिए 21 वर्ष है। और दूसरा आपका सही है, तो केवल 2। अगले उस पर आते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया है, ये इसका सॉल्यूशन है। एक मिनट, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय है, निम्न में से कौन सा नहीं है। पंचायतों को इनमें से कौन सा एक विषय नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा एक विषय पंचायतों को नहीं दिया गया है। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, सड़कें, गैर पारंपरिक ऊर्जा वो होती है जैसे सोलर ऊर्जा है ना, नवीकरणीय स्रोत जो होते हैं। सड़कें दोनों विषय मिले हैं, उच्च शिक्षा नहीं मिला है, पुस्तकालय मिला है, तो क्या हो जाएगा, सी। और 243 जी के तहत पंचायतों को कार्य दिए गए। अगला आते हैं 73वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित 11वीं जो अनुसूची है, राज्य विधानमंडलों पंचायतों के बीच शक्तियों का आवंटन करती है। 19 विषय ये देती है। 11वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय सूचीबद्ध हैं। वैसा ही क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं, उसमें था क्या कि कौन सा नहीं है। तो आप लोग बताइए, ये विषय आ गए आपके 5 विषय, कौन कौन से विषय 11वीं अनुसूची में हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, लघु सिंचाई बिल्कुल है, पशुपालन है, महिला एवं शिशु विकास भी है, अग्नि सेवा नहीं है और कांजी हाउस नहीं है। ये सब आपके नगर पालिकाओं के। तो 1 2 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। जो पंचायतों के राजस्व के स्रोत हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, क्या ये स्रोत है। केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, नाबार्ड, राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान। ठीक है, ये ऑप्शन आपने देख ली। अब आगे बताते हैं क्वेश्चन क्या है। इनमें से पंचायतों हेतु वित्तीयन के लिए सही विकल्प क्या होगा, अभी बताइए। पंचायतों के लिए कौन कौन से ये वित्तीयन करते हैं, पहली बात ये है, मेन क्वेश्चन ये है। तो ध्यान रखो, वित्त आयोग अनुदान देता है, सहकारी बैंकों से सहायता बिल्कुल मिलती है, केंद्र द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ये सब तो क्या है, ग्राम सड़क योजना, यहाँ से भी पैसा आता है। नाबार्ड, नाबार्ड बैंक है जो डायरेक्ट, एक तो नाबार्ड डायरेक्ट लोन नहीं देता है, ग्रामीण विकास के लिए जरूर काम करता है, डायरेक्ट लोन नहीं देता है। ये क्या करता है, पुनर्वित्तीयन करता है। नाबार्ड उन बैंकों को लोन देता है जो ग्राम के विकास के लिए काम करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करता है। नाबार्ड आपका डायरेक्ट वित्तीयन नहीं करता है, पुनर्वित्तीयन का काम करता है, ठीक है, तो ये हट जाएगा। बाकी राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान ये भी मिलता है, तो 1 2 3 और 5 हो जाएगा। किसमें है, पहला ही ऑप्शन है आपका। अगले उस पर यूपीपीसीएस मेंस का है। अगले उस पर चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी गई है। अब उन्हें विभिन्न माध्यमों से धन प्राप्त होने लगे हैं, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है।
पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता द्वारा, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं आदि से धन मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला, जिला योजना समिति जनपद की विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। बताइए क्या ये सही है? दूसरा, जिला योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका द्वारा की जाती है। आपको क्या बताना है, कौन कौन से कथन सही है? तो कूट देख के बताना है कौन सा सही है आपका। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। राज्य की विधायिका इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि जिला योजना समिति की संरचना क्या होगी, और फिर यही जिला योजना समिति क्या है, पूरे जनपद की विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। प्रारूप तैयार करके फिर से राज्य सरकार को भेजेगी, वहां से अनुमति मिलती है इसको, तो ये भी ध्यान रखना। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर, देखो राज्य की बात हो रही, एक जिला योजना समिति का गठन करेगा जो जिले की पंचायतों, नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। राज्य विधानमंडल इस संबंध में निम्न उपबंध बना सकता है। क्या क्या उपबंध बना सकता है? जिला योजना समितियों की संरचना, इन समितियों के सदस्यों के निर्वाचन का तरीका, ना सिर्फ जिला योजना की, राज्य ये जो जिस जिस विषय में उपबंध बना सकता है, ध्यान रखना, यही राज्य ग्राम पंचायत के बारे में भी ये उपबंध बना सकता है, क्षेत्र पंचायत के बारे में कि ग्राम पंचायत की संरचना क्या होगी, समितियों की संरचना क्या होगी। इन समितियों के सदस्यों के निर्वाचन का तरीका भी राज्य बताएगा। इन समितियों की जिला योजना के संबंध में कार्य क्या क्या होंगे। इन समितियों के अध्यक्ष के निर्वाचन का ढंग या प्रक्रिया, ये सब क्या है, राज्य का विधानमंडल बनाता है कानून इस पर। अगला है पंचायत पेशा एक्ट के बारे में बात हो रही है। पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? ठीक है, तो इस अधिनियम में प्राकृतिक जो संसाधन हैं इनके स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है, कि मतलब इसका विनियमन करें, इसके लिए कानून बनाए, नियम बनाए, ये किसे दिया गया अधिकार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो क्या वो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का प्रधान है? भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में स्थित किसी गांव के वनवासी किसे दी गई है? ईपीएफओ का क्वेश्चन है। इसमें ध्यान देना, पंचायत का जो पेशा एक्ट है ना, पेशा एक्ट में सबसे मजबूत है आपकी ग्राम सभा। ग्राम सभा को बहुत सारे अधिकार दिए गए। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है और कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप ग्राम सभा पे चले जाओगे, ग्राम सभा हो जाएगी। आते हैं इसमें, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति ग्राम सभा को प्रदान की गई। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र माना गया है, ध्यान रखना। साथ ही ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं, ध्यान रखना, ज्ञान जो ग्राम सभा है वो क्या क्या काम कर सकती है, अपने लोगों की परंपराओं, प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन, विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सक्षम होगी। इसके अलावा ग्राम सभा जो भूमि का अधिग्रहण है, गांव की भूमि का अगर अधिग्रहण है तो ग्राम सभा से अनुमति जरूरी है। अगर कोई लाइसेंस दे रहे हो तो लाइसेंस 2 प्रकार के होंगे, लघु खनिज के लिए, बालू वगैरह के लिए दे रहे हो तो ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। अगर आप लाइसेंस थोड़े बृहद खनिजों के लिए दे रहे हो तो फिर राज्य सरकार को अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो ग्राम के वन संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, इनका भी विनियमन ग्राम सभा कर सकती है पेशा एक्ट के तहत। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्न में से कौन सा एक इसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? जो पेशा एक्ट है उसको लाने का कौन सा एक ऐसा है जो उद्देश्य नहीं है? तो स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, जनजातीय लोगों का शोषण से मुक्त कराना।
कौन सा इसका मतलब एक उद्देश्य नहीं है, आप लोग बताइए, थोड़ा जल्दी जल्दी दीजिए। जो लोग एग्जाम का पूछ रहे हैं वो ध्यान रखो, एग्जाम आपका जून लास्ट में या जुलाई में होएगा। मीन्स जुलाई में तो कंफर्म हो जाएगा, जून लास्ट में भी हो सकता है। जैसे ही आपके चुनाव खत्म हो आप लोग आयोग चले जाना, एक बार सचिव जी से मिल लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पेशा एक्ट को अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय स्वशासन के लिए लाया गया। जो मैंने बताया कि पेशा एक्ट कहाँ लागू है, 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों में, 10 राज्यों के उन क्षेत्रों में जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं। ठीक है, वो 10 राज्य बताए जा चुके हैं पहले के क्वेश्चंस में, तो देख लेना जो लोग भी नए हैं। जिससे जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा, उनकी शोषण से मुक्ति सुनिश्चित की जा सके। इस अधिनियम में जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों के निर्माण का उद्देश्य शामिल नहीं है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा कि जनजातीय क्षेत्रों के अंदर स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण नहीं करना है। स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण कहाँ किया गया है, 6वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची जो है वो स्वायत्त परिषद की बात करती है। ठीक है, पेशा एक्ट का ऐसा कोई वो नहीं है। आगे चलते हैं, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है। फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया, ग्राम सभा की शक्तियों की बात हो रही जहां पेशा एक्ट लागू है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, बताना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। ठीक है, दूसरा, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी, ध्यान रखना, किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। और चौथा, उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सही है, मतलब 3 ही कथन है, इसमें से आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। बताइए, चूंकि इसका आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल में, क्या सही होगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया, ए भी सही होगा, ए भी सही होगा। इसमें किसी भी खनिज है, अगर यहाँ लघु खनिज होता तो ये भी सही होता है। लघु खनिज के लिए जो खनन का पट्टा होता है या लाइसेंस होता है, उसके लिए तो ग्राम सभा की अनुशंसा जरूरी है, लेकिन सारे खनिजों के लिए नहीं। तो क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, बी। ठीक है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया कि इन क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु वन उपजों पर स्वामित्व प्रदान करने के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है। लघु खनिजों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में खनन का पट्टा, लघु खनिजों की बात हो रही। अब आप लोग थोड़ा सर्च कर लेना कि लघु खनिज होते क्या हैं, बालू पत्थर वगैरह ये सब होते हैं। ठीक है, अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है, परंतु अन्य खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। जैसे कोयला वगैरह हो गया, इसके बाद मेटल हो गए। आगे चलते हैं, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी, ध्यान रखना, इसको नाम दिया गया वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम है 2006 का, इसी के बारे में पूछा जा रहा है के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रगति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा। जो वन अधिकार अधिनियम है, इसके लिए मेन प्राधिकारी कौन होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करेगा कि इस अधिनियम के प्रावधान किस पे लागू होंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य का वन विभाग, जिला का कलेक्टर या कमिश्नर, इसके बाद तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी या ग्राम सभा, बताइए। तो ध्यान रखो, जैसा मैंने बताया कि जनजातियों से संबंधित कोई भी कानून हो,
वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है ना, कलेक्टर वगैरह, एसडीएम वगैरह, इन्हें कम अधिकार मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अधिकार इनकी जो स्वायत्त, अगर जैसे जिला परिषद है, स्वायत्त परिषद है, तो उसे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेन ग्राम सभा है। इन सारे जितने भी अधिनियम हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पेशा एक्ट या वन अधिकार अधिनियम में मेन क्या होती है, ग्राम सभा। अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अनुसार व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति तथा विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी संस्था कौन सी है, ग्राम सभा। अगले उस पे आते हैं, पेशा जो अधिनियम है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। फिर से इंपॉर्टेंट है, जो अनुसूचित क्षेत्र कौन से होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र उन्हें बोलते हैं जिन्हें राष्ट्रपति अनुसूचित करे। ठीक है, अब राष्ट्रपति अनुसूचित समय समय पर करता है, तो जो फिफ्थ अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र बोला जाता है। देश के 10 वो राज्य जहां पे अनुसूचित जनजातियों की पर्याप्त जनसंख्या है, वहां पे अनुसूचित क्षेत्र बनाए गए। इन्हीं अनुसूचित क्षेत्रों में आपका पेशा एक्ट लागू है। तो इस एक्ट के तहत क्या होता है, जो आपका पंचायत अधिनियम है वो यहाँ पे लागू नहीं है, पेशा के थ्रू स्थानीय स्वशासन होता है। अब इसमें बोला कि ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का जो सम्मेलन होता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करेगा, सरपंच कि उप सरपंच कि सरपंच या उप सरपंच, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। चूंकि आपका यूपी जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं शामिल है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन शायद एमपी या छत्तीसगढ़ का है, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होगा, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, डी हो जाएगा। अगले उस पे आते हैं, राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा अधिनियम प्रवर्तनीय नहीं है। देखो अब ये आ ही गया कि राज्यों का वो समूह आपको बताना है जहां पे पेशा एक्ट लागू नहीं है, किन किन राज्यों में लागू नहीं है। तो असम, मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना। तो यहाँ पे आप लोग जैसे सपोज करो आपको कुछ भी नहीं पता, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कौन कौन से ऐसे राज्य हो सकते हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजाति की संख्या कम हो या नेग्लिजिबल हो। तो देखिए, तमिलनाडु, असम, मेघालय में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इन समूहों में क्या है, पेशा एक्ट जो है आपका वो लागू नहीं है। क्योंकि ये मेघालय आपका 6ठी अनुसूची का है, 6वीं अनुसूची का है, तो यहाँ तो ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लागू नहीं है, पेशा एक्ट भी लागू नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। असम, मेघालय और तमिलनाडु पर पेशा अधिनियम लागू नहीं है। वर्तमान में 10 राज्य 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आते हैं। फिर से राज्य जान लो क्या क्या है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात। ठीक है, आंध्र तेलंगाना दोनों एक आंध्र से ही बना है, तो 2 यहाँ पे हैं। छत्तीसगढ़ और एमपी समझ लो, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। इसका निम्न में से जिला परिषद का अध्यक्ष कौन हो सकता है। ठीक है, जिला परिषद मतलब जिला पंचायत है, ध्यान रखना। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और उसमें वो कलेक्टर समझ के आ जाते हैं। ये चुनी हुई संस्थाएं हैं, कलेक्टर कैसे इसका अध्यक्ष हो सकता है। कार्यकारी अधिकारी तो हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं। तो क्या होगा, सीएम क्या इसका होगा, जिलाधिकारी होगा कि उस जिले का संसद सदस्य होगा कि इनके अपने सदस्यों में से निर्वाचित। तो ये आपको बड़े डिटेल में कराया गया है कि जिला जो पंचायत है आपकी, उसके प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र होते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से एक एक सदस्य चुन के आता है, फिर वो सारे सदस्य मिलके अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं, जिसे बोला जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष। उसी की बात हो रही है, डी हो जाएगा। पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था क्या है, जिला परिषद। कंफ्यूज मत होना, फिर मैंने बोला है एमपी छत्तीसगढ़ में इसे जिला परिषद बोला जाता है और अपने यहाँ पे जिला पंचायत। जिला परिषद ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का मूलतः नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती हैं।
जिला परिषद का भी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की तरह अपना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। निर्वाचित सदस्य में से एक अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ठीक है। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसका जवाब देना है आप लोगों को। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने का भी अधिकार है या शक्ति है। अगला है राज्य के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि वह खुद ही पदत्याग ना करे या उसकी पदावधि समाप्त ना हो जाए। इनमें से आपको बताना है कि गलत कौन सा है। देखो, इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाए ना और ये लग जाए कि किसी भी प्रकार से, ये तो होता ही नहीं है। जब राष्ट्रपति को लोगों ने नहीं छोड़ा, राष्ट्रपति के लिए भी महाभियोग की प्रक्रिया लगा रखी है, तो ये तो फिर अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये सरासर गलत हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले इसी को ही पकड़ो। जब ये गलत हो जाएगा तो एलिमिनेट करो, जिसमें भी 3-3 है वो हटा दो। इसमें 3 है, इसको हट जाएगा। इसमें 3 है, ये हट जाएगा। अब बचा 1, 2 या 1। आप बताइए क्या होगा? 1 और 2। आगे चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 243(1) इसके अधीन राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब ये हटाया कैसे जाएगा? तो जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त है उसे उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया है हटाने की। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया वही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि इसे केवल महाभियोग चला के ही इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, जो संसद में चलेगा तो उसे राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति और आधार पर हटाया जाएगा जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली तैयार करने की भी शक्ति मिली है। राज्य निर्वाचन आयोग की अलग निर्वाचक नामावली ये तैयार करते हैं और जो केंद्र का है वो अलग करता है। ध्यान रखना, ये भी वो बात अलग है कि दोनों शेयर कर लें लेकिन एक दूसरे के अधीन नहीं है। राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो अपने आप में खुद में एक संवैधानिक संस्था है और वो केंद्र का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अधीन नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो यह पंचायतों और नगर पालिकाओं का निर्वाचन करवाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। ये भी सही है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं? अब बताने आपको कि कौन कौन से कथन सही हैं। इनमें से पंचायत के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा क्या होता है? इसकी नियुक्ति की जाती है। ये बोला है कि राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति भारत के निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। अभी मैंने बताया बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल करते हैं और ये अपने आप में क्या है? स्वायत्त संस्था है। राज्य विधानमंडलों को पंचायत के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों पर विधि बनाने की शक्ति है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही, 3 गलत। इनको एलिमिनेट करो, इसे एलिमिनेट करो, ये सही हो जाएगा। 1 मिनट। क्या पूछा गया था इसमें? कौन कौन से सही हैं? पंचायत के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं। ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ये गलत है आपका। ठीक है, तो यही दूसरा गलत है। 1 और 3 सही है। ये वाला इसका आंसर गलत है। आंसर क्या होगा इसका? सॉरी, 1 और 3 सही है और क्या होगा? दूसरा गलत होगा। आगे चलते हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये बात हो रही है। तो राज्य के गवर्नर द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश के द्वारा, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान। तो बिल्कुल अभी मैंने बताया है, ये सही हो जाएगा आपका। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। बताइए, फिर से अच्छा क्वेश्चन आया है। तो क्या हो जाएगा, संवैधानिक प्राधिकरण तो बिल्कुल है ना। 243 के तहत इसका गठन होता है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का क्या निरीक्षण रहता है क्या, नहीं, ये पूरा गलत है, तो ये सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। अगर इसमें कुछ और दे देता तो भी आपको ये चेक करना होता, अगर दूसरा सही भी होता तो फिर ये चेक करना होता है कि क्या ये व्याख्या सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, ए ट्रू और आर फॉल्स। अगला, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। फिर से अच्छा क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करता है लोगों को, कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है। इसका जवाब दीजिए आप लोग। जो पेड ग्रुप के मेंबर्स होंगे या सुपर ग्रुप के, वो अच्छे से दे लेंगे जिन्होंने टेस्ट दिया है। ये क्या हो जाएगा, राज्य सरकार। कुछ लोग राज्य के चुनाव आयोग द्वारा चले जाते हैं, बट नहीं, राज्य सरकार ही होगा। राज्य सरकार के परामर्श पर ही सारी चीजें होती हैं, जो राज्य सरकार यहां से बोलता है वही काम होता है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। जो पंचायतों के लिए जो निर्वाचन होते हैं तो किसके अंतर्गत होते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। बड़ा सिंपल सा ही है। तो भारत के निर्वाचन आयोग में जिला पंचायत राज अधिकारियों और राज्य निर्वाचन आयोग में यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। तो कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है, राज्य का निर्वाचन आयोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए संवैधानिक प्राधिकरण इनमें से कौन कौन से हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य का वित्त आयोग, जिला पंचायत और राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये है कूट, देख लीजिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल है संवैधानिक। राज्य का वित्त आयोग, ये भी संवैधानिक है, 243I और ये 243K। जिला पंचायत, बताइए क्या जिला पंचायत आपका संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल, आपको पता है कि पंचायती राज के 3 स्तर हैं और तीनों को संविधान में जिक्र है। फिर राज्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य का जो निर्वाचन अधिकारी, जो निर्वाचन आयुक्त होता है ना, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अलग चीज होता है, इसका तो बात है, ये तो संवैधानिक पद हो जाता है। लेकिन राज्य के और निर्वाचन अधिकारी, ये संवैधानिक में इनका जिक्र नहीं है, वो राज्य द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसके आधार पर। तो ये गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 सही हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है, संविधान के तहत जिनका गठन होता है उसे संवैधानिक कहते हैं। 243K के तहत राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो राज्य का निर्वाचन आयोग और इसका आयुक्त दोनों संवैधानिक हैं। 243I होगा यहाँ पे, इसके तहत वित्त आयोग। 243B के तहत जिला पंचायत। 243ZD इसके तहत जिला योजना समिति। ये सब क्या है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यहाँ पे आपका आज का क्लास खत्म होती है। अभी आप लोगों के कुछ अगर डाउट हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आप लोग बता दीजिए।
उन पे बात हो जाएगी, बाकी फिर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। बाकी जो लोग भी पढ़ रहे हैं इसको ज़रूर शेयर करते रहो, इन चीज़ों को शेयर करते रहो। आप लोगों के किसी के कोई डाउट है या कुछ और पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। दिव्या साहू, सर मुझे कोर्स लेना है। बिल्कुल आप कोर्स ले सकते हो, कोर्स की डिटेल वीडियो के बीच में भी है और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी आपको। मॉक टेस्ट, देखिए मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, ऐप पर भी आएंगे मॉक टेस्ट। अभी पहले टॉपिक आप सारे कंप्लीट कर लो, फिर जो टेस्ट होंगे ना वो इतने, समझो जैसे कल बात हो रही थी तो बंद दरोगा के स्टूडेंटों ने क्या बताया कि लास्ट में 3 दिन पहले जो टेस्ट हुआ था वो इतना प्रभावशाली था कि जिन लोगों के 65 मार्क्स आ रहे थे वो फिर उन्होंने थोड़ा सा समझा और 3 दिन में वो रिवीजन किया कि वो 80 प्लस गए थे। तो वो महत्व होना चाहिए टेस्ट का, जो फुल टेस्ट होंगे। कोर्स में क्या क्या कराया, तो कोर्स की डिटेल ये आपकी इस पे दी जाती है, हर चीज़ है ना। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें कोर्स में कंप्लीट हो गई कि कोई भी व्यक्ति अब यहाँ से 90 के नीचे नहीं रहेगा जिसने चीज़ें पढ़ ली। आज की डेट में ये आ गया। जैसे भी कोर्स लेना है, कोर्स लेने के लिए डिटेल बता दी गई है, आप लोगों को ले सकते हो, या किसी भी वीडियो के कमेंट में जाओगे तो कोर्स की जानकारी मिल जाएगी कि कैसे लेना है। बुक का अगर जो लोग बोल रहे हैं, देखिए बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग भी बैच में ज्वाइंट हैं उन्हें पता होगा कि हर एक चीज़ आपकी यहाँ पे कराई जा रही, तो बुक की, किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन, सारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, वैल्यू एडिशन सब यहाँ पे अवेलेबल है। ऐप से देखो, ऐप पर क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। ऐप जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ करते हो तो पेमेंट होता है। आपने रेलवे का टिकट कटाया कभी, उसमें भी 10-11 रुपये जो एक्स्ट्रा लेते हैं ना, तो ऐप पर कुछ पैसे एक्स्ट्रा बताए जाते हैं, वो गवर्नमेंट लेती है। फीस आपकी ऐप पर भी 299 ही है। जिसे भी कोई दिक्कत आ रही है वो उस नंबर पे जो दिया गया है 8586 वाला, उस पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को पेड बैच में, पेड ग्रुप में मिल जाएगी। मुनेंद्र चौधरी बोल रहे हैं कि मैंने कोर्स लिया है, कैसे तैयार करें। मुनेंद्र सुपर ग्रुप के मेंबर है, आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तैयार हो ऑलरेडी। अब जाके केवल पेपर दो। हाँ, ऐप पर जाके भी आप लोग कोर्स ले सकते हो। और बताइए, और कोई क्वेश्चन है आपका, जेन्यून डाउट हो या कुछ और क्वेश्चन हो रिलेटेड किसी चीज़ से। एग्ज़ाम आप लोगों को अब कंफर्म हो ही गया होगा, सचिव जी ने क्लियर कट बोला है कि ये एग्ज़ाम उनकी प्रायोरिटी में है। इलेक्शन जैसे ही आपका ख़त्म होगा उसके जस्ट बाद नोटिफिकेशन जारी होगा, 1 महीने का समय मिलेगा एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, पेपर की जानकारी दे दी गई। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, आज का सेशन कैसा लगा पहले इसके बारे में बताइए आप लोग। क्या और 1-2 सेशन ऐसे ही लाए जाएं?
क्योंकि पंचायती राज मुझे लग रहा है अब अभी तक तो 2-4 दिन आप लोगों के डिस्टर्ब हुए हैं कि एग्ज़ाम डेट कैसे आए, कब होगा। अब चूंकि योजना तो आपका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट होगा तो इसके बाद पंचायती राज भी करना है, तो पंचायती राज पर भी 1 2 3 सेशन आ जाएंगे, तो वो आप लोग रिवीजन आपका यहाँ से भी हो जाएगा प्लस खुद से भी करेंगे। चलिए ठीक है, तो इसको एंड करते हैं, पढ़िए आप लोग। पेड ग्रुप वालों को ऐप पर जरूरत नहीं, दोनों जगह सेम कंटेंट है, जो पेड ग्रुप में वही टेलीग्राम पर भी है। टेलीग्राम पे क्यों कराया जाता है इसको समझो, कि टेलीग्राम पे आप सब लोग एक दूसरे के सामने करते हो तो एक माहौल बनता है पढ़ाई का, वो मोटिवेशन होता है। तो दोनों जगह सेम कंटेंट है, चाहे आप ऐप से ले सकते हो चाहे टेलीग्राम से ले सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें दोनों जगह सेम प्रोवाइड कराई जा रही है। हाँ, यूपी जीके पर भी आगे टॉपिक वाइज ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।